सम्मत्तरेण निलयं पैडिसमुखित्तणं वोच्छं नमि ऊणनेमिनाहं सच्चजुहिष्ठिण मंसियं घिजुगं बन्धुदय सत्यजुत्तं ठाणसमुखित्तणं वोच्छं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत आज अपन देखते हैं स्थान समुत्कीर्तना अधिकार। यह स्थान समुत्कीर्तना अधिकार, इसमें बताया गया है कि मोहनी कर्म का बंध कितनी प्रकृतियों का एक साथ हो सकता है, उदय कितनी प्रकृतियों का एक साथ हो सकता है, और एक साथ सत्व कितनी कितनी प्रकृतियों का कहाँ कहाँ पर कौन कौन से गुणस्थान में रह सकता है। तो ये सारी चर्चाएं अब इस अधिकार के अंतर्गत आती हैं। यहाँ अपन चलेंगे गाथा नंबर 451 से लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज ने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके और नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया इसमें, और नमस्कार करके सत्यवादी सुदिष्टि नाम पांडव द्वारा जिनके चरण कमलों को वंदना किया गया है, ऐसे नेमिनाथ भगवान। कैसे नेमिनाथ भगवान, जिनके चरण कमल सत्यवादी युधिष्ठिर के द्वारा वंदनीय हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके प्रकृतियों के बंध उदय और सत्व सहित स्थान समुत्कीर्तना को कहूँगा, ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं। किसी ने शंका की है कि स्थान समुत्कीर्तन अधिकार कहने का प्रयोजन क्या है, आखिर क्यों कहा जा रहा है। तो आचार्य भगवान उसका आंसर देते हैं कि पूर्व में जो प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार में जो प्रकृतियां कहीं, उनका बंध क्रम से होता है या अक्रम से होता है, ऐसा प्रश्न होने पर इस प्रकार होता है। इस बात को जानने के लिए स्थान समुत्कीर्तन अधिकार है। पहले जो प्रकृतियों को कह आए हैं, उन प्रकृतियों का बंध किस प्रकार से होता है, क्रम से होता है या अक्रम से होता है या यत्र तत्र कहीं से भी होने लगता है। तो ऐसा जानने के लिए यहाँ पर ये समुत्कीर्तन अधिकार कहा है। अब कहते हैं कि स्थान किसे कहते हैं, तो स्थान का मतलब है कि जिन प्रकृतियाँ जिसमें प्रकृतियाँ रहती हैं उसे, अर्थात प्रकृतियों के समुदाय को स्थान कहते हैं। प्रकृतियों के समुदाय को स्थान कहते हैं। जैसे मान लीजिए बंध ही ले लेते हैं अपन उदाहरण के तौर पर, तो एक समय में मोहनी कर्म का कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है, ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृतियों का कितना बंध होता है, दर्शनावरणी कर्म की प्रकृतियों का कितना बंध होता है। तो जितनी प्रकृतियों का एक समय में बंध होता है उसे स्थान कहते हैं, प्रकृति स्थान कहते हैं। मान लीजिए दर्शनावरणी कर्म है, तो दर्शनावरणी का एक साथ 9 प्रकृतियों का बंध हो सकता है, तो इसको 9 प्रकृति स्थान समुत्कीर्तना कहेंगे। 6 का हो रहा है तो 6 प्रकृति समुत्कीर्तना स्थान कहेंगे। यदि 4 का हो रहा है तो 4 प्रकृति स्थान कहेंगे।
इसी प्रकार से मोहिनी कर्म में मान लीजिए 22 प्रकृति का एक साथ बंध हो सकता है, अधिकतम 22 प्रकृति का बंध स्थान हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मोहिनी कर्म की 26 प्रकृतियाँ होती हैं, बंध प्रकृतियाँ 26 होती हैं। तो 26 प्रकृतियों में मान लीजिए 3 वेद हैं, तो एक बार में एक ही वेद का बंध होता है। तो 2 वेद कम हो गए तो 2 प्रकृतियाँ वो कम हो जाती हैं। इसके बाद हास्य, शोक। अब या तो व्यक्ति हंस रहा है या व्यक्ति दुख में बैठा हुआ है, या तो हास्य का बंध होगा या शोक का बंध होगा। तो दोनों में से एक का ही बंध होगा। तो एक प्रकृति ये कम हो जाती है, तो 2 वेद कम हो गए और एक प्रकृति ये कम हो गई। इस प्रकार से 26 में से 3 कम हो गई। तो ये जो है 23 प्रकृतियाँ बचती हैं। अब आज जब आगे और रति, अरति। अब इनमें से एक का ही बंध होगा, या तो रति का होगा या अरति का होगा, या तो प्रेम कर रहा है या घृणा कर रहा है। तो दोनों में से एक का ही बंध होगा। तो अब एक ये कम हो गई। तो इस तरह से 26 में से 4 प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं, तो फिर 22 प्रकृतियाँ बचती हैं। तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में 22 प्रकृति का बंध होता है। यह एक प्रकृति समुत्कीर्तना स्थान है, यह एक प्रकृति स्थान है। इसी प्रकार से दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व कम हो जाता है। तो मिथ्यात्व कम हो जाने के कारण एक और कम हो गई, तो 21 बचती हैं। तो सासाधन गुण स्थान में 21 प्रकृतियों का बंध होता है, तो 21 प्रकृति स्थान होता है वहाँ पर। तो इस प्रकार से ये स्थान की परिभाषा बता रहे हैं कि प्रकृतियों के समूह का नाम ही स्थान है। प्रकृतियों के समुदाय को स्थान कहते हैं। ऐसा जय धवला पुस्तक नंबर 2 पृष्ठ नंबर 199 पर आया हुआ है। ये वहाँ की परिभाषा है। अब वे प्रकृति स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। वे प्रकृति स्थान कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? बंध प्रकृति स्थान, उदय प्रकृति स्थान और सत्व प्रकृति स्थान। इस प्रकार से 3 होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। अब कहते हैं ये भी जय धवला पुस्तक नंबर 2 पृष्ठ नंबर 199 वहीं से लिया हुआ है, वहीं का प्रकरण है। और भी कहते हैं इसमें कि एक जीव के एक काल में जितनी प्रकृतियों का बंध, उदय या सत्व स्वभाव हो उसको स्थान कहते हैं। इसी का कथन इस अधिकार में किया गया है। इसी का कथन इसमें चलेगा पूरा। कहते हैं अब सर्वप्रथम मूल प्रकृतियों के बंध, उदय, उदीर्णा और सत्व के भेद सहित स्थानों का गुणस्थानों में 6 गाथाओं के माध्यम से कथन करते हैं। आइए देखते हैं गाथा नंबर 452 452 600 विमठ्ठविहं कम्मं बन्धन्ति तिसु यसत्तविहं छब्बिहमेकट्ठाणे तिसु एकम बंधगो एको। कहते हैं कि मिश्र गुणस्थान के बिना अप्रमत्त पर्यंत 6 गुणस्थानों में जीव आयु बिना 7 प्रकार के अथवा आयु सहित 8 प्रकार के कर्म को बांधता है। सर्वप्रथम मूल प्रकृतियों में बंध स्थान बताते हैं। तो बंध प्रकृतियों में बंध स्थान की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कहने जा रहे हैं कि जीव जो है तीसरे गुणस्थान को छोड़ दीजिए
और तीसरे गुण स्थान को छोड़ करके अप्रमत्त गुण स्थान तक कितने गुण स्थान हो गए जी? 6 हो गए। इन 6 गुण स्थानों में आयु कर्म सहित अथवा आयु कर्म रहित 7 प्रकृतियों का बंध करता है और आयु कर्म सहित 8 प्रकृतियों का बंध करता है। तो इस प्रकार से ये मूल बंध होता है, मूल कर्म बंध होता है, मूल प्रकृति बंध होता है, बांधता है। अब कहते हैं कि मिश्र, क्योंकि छोड़ दिया था, अब मिश्र को ले लिया। अपूर्वकरण और अनवृत्तीकरण गुण स्थान में आयु बिना 7 प्रकार के ही कर्म बनते हैं। कौन कौन से? मिश्र गुण स्थान यानी तीसरा गुण स्थान, 8वां गुण स्थान और 9वां गुण स्थान। इनमें इस गुण स्थान में इन 3 गुण स्थानों में आयु कर्म के बिना 7 कर्मों का बंध एक साथ होता है। फिर आगे कहते हैं कि सूक्ष्म संप्रदाय गुण स्थान में आयु व मोह के बिना अब मोहनी कर्म समाप्त हो गया। 9वें गुण स्थान तक मोहनी कर्म का बंध होता है। अब आयु और मोहनी कर्म, ये 2 कर्म बंध से हट गए। तो अब यहाँ पर सूक्ष्म संप्रदाय गुण स्थान में 6 प्रकार के कर्म का ही बंध होता है। अब इसके आगे और चलते हैं तो उपशांत कषाय आदि 3 उपशांत कषाय गुण स्थान, क्षीण मोह गुण स्थान और संयोग केवली, इन 3 गुण स्थानों में केवल एक साता वेदनी कर्म का ही बंध होता है। तो इस प्रकार से गुण स्थानों में बंध कहा। ये समुत्कीर्तना अधिकार पृष्ठ संख्या 436, गाथा संख्या 451 से अपन चल रहे हैं। तो ये दूसरे नंबर की गाथा 452 नंबर की गाथा, यहाँ पर ये बतलाया कि 2 प्रकार से प्रकृति बंध होता है। प्रकृति बंध स्थान 2 प्रकार से होता है, एक तो मूल प्रकृति बंध स्थान और एक उत्तर प्रकृति बंध स्थान। उसी मूल प्रकृति बंध स्थान को गुण स्थानों में घटाया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि पहले गुण स्थान से लेकर के और 7वें गुण स्थान तक बीच में तीसरा गुण स्थान छोड़ दिया, तीसरे गुण स्थान को अलग कर दीजिए। तो पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक आयु कर्म सहित 8 प्रकृतियों का बंध होता है और आयु कर्म को छोड़ देंगे, आयु कर्म रहित 7 प्रकृतियों का बंध होता है। अब इसके आगे लेते हैं तीसरा गुण स्थान, अपूर्वकरण माने 8वां गुण स्थान और अनिवृत्तीकरण माने 9वां गुण स्थान। यहाँ तक 7 कर्मों का बंध होता है, क्योंकि यहाँ पर आयु कर्म का बंध नहीं होता है। सूक्ष्म संप्रदाय गुण स्थान में मोहनी कर्म भी बंध से विच्छिन्न हो जाता है, आयु कर्म का भी बंध नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल 6 कर्मों का बंध होता है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं अपन। तो आगे उपशांत मोह माने 11वां गुण स्थान, क्षीण मोह 12वां गुण स्थान और संयोग केवली 13वां गुण स्थान। यहाँ पर केवल एक वेदनी कर्म का ही बंध होता है। 14वें गुण स्थान माने अयोग केवली गुण स्थान में एक भी प्रकृति का बंध नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये बंध की चर्चा यहाँ पर हुई, माने मूल प्रकृतियों को गुण स्थानों में बंध व्यवस्था बतलाई। अब आगे चलते हैं, कहते हैं चत्तारितिन्नतियचौ, पढ़ो, चत्तारितिन्नतियचौ पैडिठाणानि मूलपयडीनम् भुजगारपदराणीय अवठिदानि विकमे होन्ति। पढ़ो।
अब यहाँ पर कहते हैं कि मूल प्रकृति बंद स्थान, भुजगार बंद स्थान, अल्पतर बंद स्थान और अवस्थित बंद स्थान क्रम से 4, 3, 3 और 4 हैं। मूल प्रकृति बंद स्थान, भुजगार बंद स्थान, अल्पतर बंद स्थान और अवस्थित बंद स्थान। तो यहाँ पर सबसे पहले मूल प्रकृति बंद स्थान, ये कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार के? तो पहले बतलाए थे 8 प्रकृति बंद स्थान 1, 7 प्रकृति बंद स्थान 2, 6 प्रकृति बंद स्थान 3 और 1 प्रकृति बंद स्थान। कितने हो गए जी? 4 हैं? हाँ, अब ये बतला रहे हैं कि मूल प्रकृति बंद स्थान कितने हैं? तो 4। कोई पूछे मूल प्रकृति बंद स्थान कितने हैं? तो 4। अब भुजगार बंद स्थान, तो भुजगार बंद स्थान कितने हैं? बोले 3। भुजगार बंद स्थान किसे कहते हैं? तो भुजगार बंद का मतलब है कि पहले तो बंद थोड़ा होता था और अगले समय में बंद ज़्यादा होने लगे, तो उसको कहते हैं भुजगार बंद। पहले थोड़ा होता था फिर ज़्यादा होने लगा, इसको कहते हैं भुजगार। भुजा पसार करके, ठीक है, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो ये क्या होगा? भुजगार। पहले थोड़ी प्रकृतियों का बंद हो रहा था फिर ज़्यादा प्रकृतियों का बंद होने लगा, ये हो गया भुजगार बंद स्थान। अब भुजगार भी कह सकते हैं, भुजगार भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, दोनों ही आते हैं, दोनों शब्द आते हैं, ठीक है। फिर होता है अल्पतर बंद स्थान। अल्पतर बंद स्थान का मतलब है कि पहले तो अधिक बंद होता था और अब कम होने लगा। पहले ज़्यादा हो रहा था, अगले समय में कम होने लगा, अगले समय में और कम होने लगा, इसको कहते हैं अल्पतर बंद स्थान। अगला होता है अवस्थित बंद स्थान। अवस्थित बंद स्थान का मतलब है कि जैसा पहले समय में बंद हुआ था वैसा ही दूसरे समय में हो, अगले समय में वैसा ही हो, इसको कहते हैं अवस्थित बंद स्थान। एक जैसा बंद हो, ये अवस्थित, ठीक है। और एक और इसमें आता है, वो यहाँ पर तो नहीं आया है लेकिन आगे आएगा, वो होता है अवक्तव्य बंद है। नहीं, यहाँ वो परिभाषा नहीं चलेगी। अवक्तव्य बंध का मतलब है कि जिस प्रकृति का पहले बंद नहीं हो रहा था और अगले समय में उसका बंद होने लगा, उसको कहेंगे अवक्तव्य बंध। अवक्तव्य बंध क्यों कहा उसको? इसलिए कहा कि भुजगार तो उसे कह नहीं सकते, पहले हो ही नहीं रहा था, तो भुजगार तो कह नहीं सकते। अब उसको अल्पतर भी नहीं कह सकते क्योंकि पहले ज़्यादा नहीं हो रहा था, और उसको अवस्थित भी नहीं कह सकते, वो तो नया हुआ है, तो उसको कहेंगे अवक्तव्य बंध। तो इस प्रकार से ये इनकी परिभाषाएं नोट करके रखना चाहिए। तो अवस्थित बंध ही अल्पतर बन जाएगा, कोई भुजगार बन जाएगा। अब वो आगे चल के वो तो एक समय का होता है, अब आगे चल के वो कुछ भी बने उससे कोई लेना देना नहीं। अभी वर्तमान में जो बंद हुआ है उसको अवक्तव्य कहेंगे, ना उसको भुजगार कह सकते, ना अल्पतर कह सकते, ना अवस्थित कह सकते, तो क्या कहेंगे? अवक्तव्य। तो अब यहाँ पर विशेषार्थ को देखते हैं। इस प्रकार मूल प्रकृतियों के सामान्य से 8, 7, 6 और 1 प्रकृति रूप 4 बंद स्थान हैं। यहाँ उपसम श्रेणी से उतरते हुए भुजगार बंद 3 प्रकार है। कोई जीव उपसम श्रेणी चढ़ा है और उपसम श्रेणी से अब नीचे आएगा, तो नीचे आते समय वो कौन सा बंद होगा? उसको भुजगार बंद होगा, ठीक है। अब भुजगार बंद होगा, तो इसमें तो उल्टा हो गया, इसमें तो ऊपर ऊपर बंद कम करेगा, नीचे करेगा
तो और हमने क्या कहा था, भुजगार का मतलब और क्या है, पहले कम कर रहा है फिर ज़्यादा करने लगा। हाँ, तो भुजगार हो गया। तो भुजगार बंध 3 प्रकार है। उपशांत कसाय गुणस्थान में एक प्रकृति का बंध था। उपशांत कसाय गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध था? एक प्रकृति का। 10वें गुणस्थान में आया, कितनी प्रकृतियों का बंध होने लगा? 6 प्रकृतियों का। भुजगार हो गया कि नहीं हो गया? एक पहले 1 का हो रहा था, अब कितना हो रहा है? अब 6 का हो रहा है, एक भुजगार हो गया। इसके बाद 9वें गुणस्थान में आया तो 7 का बंद करने लगा। 7 का बंद करने लगा है। क्यों? 9वें गुणस्थान में नहीं होता है मोहनी कर्म का? मोहनी कर्म का 9वें गुणस्थान होता है कि नहीं? हाँ, सुनो पहले। तो 9वें गुणस्थान में आया तो 9वें गुणस्थान में कितने का करने लगा? 7 कर्म का करने लगा। फिर 8वें भी 7 का ही करेगा। अब इसके बाद आया वो यहाँ अवस्थित बन जाएगा। 9वें से 8वें में आएगा तो अवस्थित बन जाएगा जी, क्योंकि 9वें में भी 7 का कर रहा है और 8वें भी 7 का कर रहा है मूल प्रकृति बंध में। इसके बाद वो 7वें में आया, 6वें में आया, तो यहाँ पर 6वें 7वें में आया तो यहाँ पर आयु कर्म का भी बंध कर सकता है। तो ये एक और भुजगार हो गया। अब 8 प्रकृतियों का हो गया तो ये एक और भुजगार हो गया। तो भुजगार कितने हुए? 3। एक प्रकृति से 6 प्रकृति का, 6 से 7 का और 7 से 8 का, तो 3 भुजगार हो गए। तो उपसम श्रेणी से उतरते समय मूल प्रकृति बंध में 3 भुजगार पड़ते हैं। ठीक है। अब यह देख लो, यहाँ पर वही कह रहे हैं कि उपशांत कसाय गुणस्थान में एक प्रकृति का बंध था, वहाँ से सूक्ष्म सांपर गुणस्थान में आया तब 6 प्रकृति का बंध किया, तो 6 प्रकृति का बंध करने लगा। अतः एक भुजगार बंध तो यह हुआ। तथा सूक्ष्म सांपर गुणस्थान में 6 प्रकृति का बंध था, वहाँ से अनवृत्तिगण गुणस्थान को प्राप्त हुआ और वहाँ 7 प्रकृति का बंध होने लगा। ये एक दूसरा भुजगार हो गया। ठीक है। और अपूर्व कर्ण गुणस्थान में 7 प्रकृति का बंध था, नीचे प्रमुक्तादि गुणस्थानों में 8 प्रकृति का बंध होगा, यह भी एक भुजगार बंध है। इस प्रकार ये 3 भुजगार बंध हो गए। ये 3 भुजगार बंध हुए। ठीक है। तथैव अल्पतर बंध किसे कहते? अल्पतर बंध 3 होते हैं, अब उनको कहते हैं। तो अल्पतर बंध तो 8 कर्म के बंध के पश्चात 7 कर्मों का बंध होना, यह एक अल्पतर बंध है। पहले 8 कर्म का बंध हो रहा था, फिर 7 का होने लगा, तो एक अल्पतर हो गया। 7 प्रकृति के बंध के बाद 6 प्रकृति का बंध होने लगा, 10वें गुणस्थान में पहुंच गया, तो दूसरा अल्पतर हो गया। तथा 6 प्रकृति के अनंतर 1 प्रकृति का बंध होने लगा, तो ये 11वें गुणस्थान में पहुंच गया, तो ये तीसरा अल्पतर हो गया। तो 3 अल्पतर हो गए और 3 भुजगार हो गए। ठीक है। पहले 8 प्रकृति का हो रहा था आयु कर्म सहित 7वें गुणस्थान तक, फिर 8वें गुणस्थान में पहुंचा तो 7 प्रकृति का होने लगा, फिर 10वें गुणस्थान में पहुंचा तो 6 प्रकृति का होने लगा, फिर 11वें गुणस्थान में पहुंचा तो 1 प्रकृति का होने लगा। तो अल्पतर का मतलब क्या है? पहले ज्यादा का हो रहा था, फिर कम का होने लगे, फिर और कम का होने लगे, और कम का होने लगे। ये अल्पतर बंध है। 3 हो गए, 4 का हो गए। 7 से 8 से 7 पे 1, 8 से 7 1, 7 से 6 2 और 6 से 1 3, 4 का हुए। स्वस्थान में पहले जितने कर्मों का बंध हो उतने ही कर्म अनंतर समय में भी बंधे, वह अवस्थित बंध कहलाता है। स्वस्थान में पहले जितने कर्मों का बंध हो उतने ही कर्मों का बंध अगले समय में भी हो, इसको अवस्थित बंध कहलाता है। इसके भी 4 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? 4। नंबर 1, पूर्व में 8 कर्मों का बंध करता था, पश्चात भी 8 कर्मों का ही बंध होना, यह प्रथम अवस्थित बंध है।
जब 8 कर्मों का बंध होता था उसके बाद भी 8 कर्मों का ही बंध होना, यह क्या हो गया, एक अवस्थित बंध हो गया। पहले 7 कर्मों का बंध करता था, पश्चात भी 7 कर्मों का बंध करने लगा, यह दूसरा अवस्थित बंध हुआ। ठीक है, पूर्व में 6 कर्मों का बंध करता था, अनंतर भी 6 ही कर्मों का बंध करना, यह तीसरा अवस्थित बंध हुआ। तथा पहले 1 कर्म का बंध करता था, पश्चात भी 1 ही कर्म का बंध करता है, यह चतुर्थ अवस्थित बंध हुआ। इस प्रकार अवस्थित बंध के 4 प्रकार जानना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अल्पतर भुजकार अवस्थित। अब यह एक बात अब यह और कह रही है कि उपशांत कसाय गुण स्थान से नीचे उतरते हुए सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान को छोड़कर अनिवृत्तिकरण आदि गुण स्थानों को प्राप्त नहीं होते, इसलिए एक प्रकृति के बंध होने के बाद 7 और 8 प्रकृति के बंध रूप 2 भुजकार बंध नहीं होते, तथा अप्रमत्त अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के बीच के गुणस्थान छोड़कर उपशांत कसाय गुण स्थान को प्राप्त नहीं होते, इसलिए 8 और 7 प्रकृति के बंध के पश्चात 1 प्रकृति के बंध रूप 2 अल्पतर बंध भी नहीं होते। अब यह इनका ये कहना है कि उपशांत कसाय गुण स्थान से नीचे उतरते हुए, अब नीचे उतर रहा है, तो सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान को छोड़कर, सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान में नहीं आया और अनिवृत्तिकरण आदि गुण स्थानों को प्राप्त नहीं होते, इसलिए 1 प्रकृति के बंध होने के बाद 7 और 8 प्रकृति के बंध रूप 2 भुजकार बंध नहीं होते। यानी का ये कहना है कि कोई ये चाहे कि 1 प्रकृति का बंध कर रहा है और 1 प्रकृति के बंध के बाद डायरेक्ट वो 9वें गुण स्थान में पहुंच जाए, 10वें में नहीं जाए, तो 7 प्रकृति का बंध होने लगेगा। तो ऐसा नहीं होता, पहले 6 का होगा फिर 7 का होगा, तो 2 भुजगार ही होंगे जी, 2 भुजगार होंगे, क्रम से होंगे जी, अक्रम से नहीं होंगे, ऐसा कहना है इनका। ठीक है, तथा अप्रमत्तव और फिर इसलिए 1 प्रकृति के बंध होने के बाद 7 और 8 प्रकृति के बंध रूप 2 भुजकार बंध नहीं होते। और ऐसा भी नहीं है कि 1 प्रकृति के बाद 7 का होने लगे अथवा 8 का होने लगे, तो ऐसा भी नहीं होता, क्रम से ही होगा। तथा अप्रमत्त अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के बीच के गुणस्थान छोड़कर उपशांत कसाय गुणस्थान को प्राप्त नहीं होते, इसलिए 8 और 7 प्रकृति के बंध के पश्चात 1 प्रकृति के बंध रूप 2 अल्पतर बंध भी नहीं होते। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि 8वें गुण 7वें गुण स्थान से सीधा 10वें गुण स्थान पहुंच जाए, तो 1 अल्पतर हो अथवा 2 अल्पतर हो, तो 2 अल्पतर भी नहीं होते, 2 भुजगार भी नहीं होते, 3 नहीं होते, वो क्रम से ही होते हैं। पहले 1 प्रकृति का हो रहा है तो उसके बाद 2 प्रकृति का होगा, पहले 1 का हो रहा है तो इसके बाद 6 प्रकृति का होगा, और 6 के बाद 7 का होगा, और 7 के बाद 8 का होगा, ये क्रम है। इसी प्रकार से अल्पतर पहले 8 का हो रहा है फिर 7 का होगा, फिर 6 का होगा, फिर 1 का होगा, तो क्रम से होगा, अक्रम से नहीं हो सकता। अब ये शंका इन्होंने की है एक कि उपशांत कसाय गुण स्थान में मरण कर देव असंयत होता है, तो वहाँ 1 प्रकृति के बंध के पश्चात 7 प्रकृति का बंध एवं 1 प्रकृति बंध के बाद 8 प्रकृति के बंध रूप जो 2 भुजगार बंध हैं वे क्यों नहीं कहे। तो बोले ठीक है, आपने ये तो कह दिया, लेकिन कोई मर जाए तो वहाँ पर मरण हो जाए 11वें गुण स्थान में, तो फिर तो होंगे 7 प्रकृति बंधे स्थान भी होगा, 8 प्रकृति बंधे स्थान भी होगा। तो समाधान कहते हैं कि नहीं कहे, क्योंकि अबद्धायुष्क का मरण नहीं होता। 8वां बंध स्थान नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अबद्धायुष्क का मरण होता ही नहीं है। अगर वो 11वें गुण स्थान में गया है, उपशांत गुण स्थान को प्राप्त हुआ है, और यदि वहां पर मरण होता है तो मरण होगा, तो उसका मरण होगा ही नहीं जो अबद्धायुष्क है, उसी का मरण होगा जो पूर्व से आयु का बंधक है।
जो पहले से आयु का बंधक नहीं है उसका मरण नहीं हो सकता 11वें गुण स्थान में जाकर के। ठीक है, क्योंकि वहाँ आयु का बंध होता नहीं है, अब कैसे मरण करेगा, तो मरण नहीं होता। अतः उतरते हुए आयु का बंध कर ले तो कहाँ 11वें स्थान से उतरा, हो, फिर आयु का बंध कर ले। तो वो तो फिर भुजगार बंद हो ही गए, फिर 3 भुजगार बंद हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो इनका तो ये कहना है कि कोई मर जाए 11वें गुण स्थान में, मरण हो गया किसी का, और मरण करके वो सीधा 7वां बंद भुजगार कर सकता है, 7 प्रकृतियों का बंद, और 8वां का भी कर सकता है। तो इन्होंने कहा ये शंका उठाई थी, तो इन्होंने पहले तो एक शंका का निवारण कर दिया कि वो 8 प्रकृति का बंधक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि जो मरण कर रहा है 11वें गुण स्थान में वो पहले से आयु का ऑलरेडी बंधक है। ठीक है, इसलिए 8 प्रकृति का बंधक नहीं हो सकता वो। तो अतः 1 प्रकृति बंध के बाद 7 प्रकृति के बंध रूप भुजगार का अभाव है। वो 7 प्रकृति का बंधक नहीं हो सकता, 8 प्रकृति का हो सकता है। नहीं, 8 का नहीं हो सकता। आयु का बंधक है तो आयु का बंधक है तो ये 8 का क्यों होगा, फिर तो होगा ही नहीं। सुनो, नहीं कहे क्योंकि अबद्ध आयुष्क का मरण नहीं होता। अबद्ध आयुष्क का मरण नहीं होता, मरण उसी का होता है जिसने पूर्व में आयु का बंध कर लिया है। अतः 1 प्रकृति बंध के बाद 7 प्रकृति के बंध रूप भुजगार का अभाव है, और यदि बद्धायुष्क मरण कर असंयत गुणस्थानवर्ती देव हो, वह एक प्रकृति बंध के पश्चात 7 प्रकृति के बंध रूप भुजगार बंध तो संभव है, किंतु 1 प्रकृति बंध के बाद 8 प्रकृति के बंध रूप भुजगार बंध का अभाव है। ठीक है, 7 प्रकृति का बंधक तो हो सकता है असंयत होकर के, ये मरण की दूसरी अपेक्षा है, मरण समय की दूसरी अपेक्षा है। वो तो वहां बिना मरण के काल को पूरा करके क्रमशः 11वें गुणस्थान से उतरता है, तो वो क्रम से ही उतरता है। उसके जो बंध होते हैं वो क्रम से ही होते हैं। भुजगार 3 ही होंगे, क्रम से होंगे, और अल्पतर भी 3 ही होंगे, क्रम से होंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दूसरी बात कह दी कि मर जाए तो, वह मरण हो जाए तो फिर तो सीधे जाके 7 प्रकृति का बंधक हो सकता है। तो इनका ये कहना है कि मरण होने पर 7 प्रकृति का बंधक तो हो सकता है, एक भुजगार तो हो सकता है 7 प्रकृति वाला, लेकिन 8 प्रकृति वाला तो वहाँ पर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वह आयु का पहले से ही बंधक है। उसी का मरण होगा जो पहले से आयु का बंधक है। जो पहले से आयु का बंधक नहीं है उसका तो मरण ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 प्रकृति के बंध रूप भुजगार बंध का अभाव है, क्योंकि देव की अपनी आयु के 6 माह अवशेष रहने पर ही प्रभव संबंधी आयु का बंध होता है। इसी कारण वे दोनों भुजगार बंध नहीं कहे। पहले किसी भी प्रकृति का बंध नहीं होता था, किंतु बाद में बंध करे सो यह अवक्तव्य बंध है। जाएगा जी, अवक्तव्य बंध मूल प्रकृतियों के बंध में संभव नहीं है। अवक्तव्य बंध मूल प्रकृतियों में संभव नहीं है। मूल प्रकृतियों में अवक्तव्य बंध नहीं होता, क्योंकि सर्वमूल प्रकृतियों के बंध का अभाव नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मूल प्रकृतियों में बंध व्यवस्था का कथन किया। किस तरह से कितने अल्पतर बंध होते हैं, कितने भुजगार बंध होते हैं, कितने अवस्थित बंध होते हैं, अवक्तव्य बंध किसे कहते हैं। तो ये सारी चर्चा यहाँ पर गुणस्थानों में करके अब इसके पश्चात इस प्रकार बंध स्थान का कथन करके अब उदय स्थान को कहेंगे। ये क्या है, ये मूल प्रकृतियों में चल रहा है। इसके बाद उत्तर प्रकृतियों में अपनी अपनी उत्तर प्रकृतियों में आएगा। तो अब यहाँ पर उदय स्थान का कथन करेंगे, और उस उदय स्थान का कथन आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि आज समय समाप्ति की ओर है। आज इतना ही, शेष कल। बोले महावीर भगवान की जय।